चलिए कुछ और टर्म्स देखते हैं मशीनिंग के। देखिए सपोज आपको एक मशीनिंग करनी है, ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, जिसको आपने क्या किया है, टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में इसे माउंट करके रखा है, राइट। और आपकी मशीनिंग करनी है आपको। आपका टूल जो है, टूल आप मूव करा रहे हैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग मूवमेंट होगी और उसे आप कुछ फाइनली यहाँ तक मूव कराने की कोशिश करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक आपको मशीनिंग करनी है, यहाँ पर आपका फाइनल पोजीशन आएगा टूल का। एक क्वेश्चन है बेटा, क्या आप डायरेक्टली टूल, कल जब हम वीडियो देख रहे थे, जब आपने इससे पहले वीडियो देखा था तो आपको ये पता है कि वर्क पीस रोटेट हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये मेरा वर्क पीस है और ये टूल है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टूल को पहले तो कैरियज को घुमाते हुए इसके पास लगना पड़ेगा, वर्कपीस के पास लाना पड़ेगा। मतलब जब भी हम कभी मशीनिंग करना चालू करेंगे तो हमें सर्टेन डिस्टेंस पहले टूल को लाना पड़ेगा उसके करेक्ट मशीनिंग पोजीशन से। सपोज आपका टूल यहाँ पे था, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की होगी, अपने टूल को यहाँ से लेके यहाँ तक आप लेके आए होंगे। दिस इज कॉल्ड एज अप्रोच लेंथ। इसे क्या कहते हैं, एपी, अप्रोच लेंथ। व्हाट इज एपी, दैट इज अप्रोच लेंथ। अप्रोच लेंथ का मतलब आपने समझ आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि टूल यहाँ है और आपको मशीनिंग करने के लिए इसे यहाँ तक ऑब्जेक्ट वर्कपीस तक लेके आना है, तो जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं थोड़े से पहले, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अप्रोच। दिस इज कॉल्ड एज अप्रोच। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि आप जब मशीनिंग करते जा रहे क्या आप एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे रुक सकते हैं? नहीं। क्या होता है, मशीन थोड़ा सा, क्या होता है, मशीनिंग करते समय हो सकता है कि मेरा टूल थोड़ा सा आगे निकल आए, मतलब कुछ मेरा आगे डिस्टेंस वो कवर कर जाए। मतलब ये डिस्टेंस जो वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर गया, दिस इज कॉल्ड एज ओवर ट्रेवल या ओवर रेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा आगे आपका क्या कर गया, जो ऑब्जेक्ट है, जो टूल है, वो ट्रेवल कर गया। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ आ गई होगी कि अप्रोच किसे कहते हैं और ओवर ट्रेवल किसे कहते हैं। अब कुछ चीज़ और समझते हैं, जैसे कि आपने टूल को क्या करना है, फीड देना है। तो अपन एक टर्म समझते हैं, फीड। व्हाट इज फीड? ये फीड क्या होता है? देखिए, फीड इज नथिंग बट द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय tool along the length of workpiece for a single rotation. मैं रिपीट करता हूं, the linear distance traveled by the tool for one rotation of workpiece along the length of workpiece. लीनियर डिस्टेंस मतलब कितना लीनियर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा जब आपका एक रोटेशन वर्कपीस लेगा। तो फीड का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली लीनियर डिस्टेंस mm पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में जब वो एक टर्न करेगा तो आपने कितना टूल को आगे बढ़ाया। देखिएगा, आप एक बात समझिएगा कि जब ये ऑब्जेक्ट को आप मशीनिंग करने जाएंगे बेटा, तो अगर आप टूल को आगे ना बढ़ाएं तो जब आप इसकी मशीनिंग कर रहे होंगे तो फर्स्ट वाला लेयर तो वो क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा। फिर अगर आप टूल को आगे ना बढ़ाएं तो वो आगे क्या होगा, मशीनिंग नहीं होगा। तो फीड का मतलब क्या हो गया, फीड का मतलब ये हो गया कि आप कितना इसको लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक रोटेशन जब आपका वर्कपीस कंप्लीट कर ले रहा है। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, mm पर रेवोल्यूशन। एंड आप ये याद रखिएगा, अगर आपने इसे along the length of workpiece लिया, like this, along the length of workpiece लिया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल फीड कहते हैं। और यदि आपने इनवर्ड लिया, अगर आपने फीड को, टूल को अंदर की ओर लिया, वर्कपीस के इनर साइड लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल फीड। इसे क्या कहते हैं, रेडियल फीड। लेकिन फीड का डेफिनेशन वही है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the tool for one revolution of workpiece along the length of the workpiece. Now अब लेंथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम देखेंगे डिफरेंट मशीनिंग के लिए हमारा लेंथ चेंज होते जाता है। तो आपको फीड की बात तो समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक और टर्म होता है, क्या, फीड वेलोसिटी। फीड वेलोसिटी। सो व्हाट इज दिस फीड वेलोसिटी? फीड वेलोसिटी क्या होता है, इट इज गिवन बाय दिस
फीड इनटू एन। बोलेंगे तो सर ये कैसे पता चला? देखिए, किसी भी चीज को अगर आप वेलोसिटी कह रहे हैं, वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, यूनिट क्या होना चाहिए? देखिए mm पर मिनट होना चाहिए या मीटर पर मिनट होना चाहिए। तो आप कैसे लाएंगे? फीड का यूनिट चेक करिए, इट इज mm पर रेवोल्यूशन। और आरपीएम का क्या बोलते हैं आप यूनिट? स्पीड का यूनिट क्या बोलते हैं? आरपीएम। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आप इसे लिखेंगे रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? mm पर मिनट। तो इसी चीज को आप क्या कहते हैं? फीड वेलोसिटी। और फीड वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? द स्पीड विथ विच द टूल इज ट्रेवलिंग अलोंग द वर्कपीस। The speed with which the tool is traveling along the workpiece, along the length of the workpiece. This is called as what? Feed velocity. इसे हम क्या कहते हैं? Feed velocity. तो उम्मीद करता हूं आपको feed और feed velocity का मतलब क्लियरली समझ आ गया होगा। एक और टर्म समझते हैं। एक और टर्म क्या होगा? Another term is depth of cut. Depth of cut, जिसे मैं जनरली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। डेप्थ ऑफ कट। अब आप समझिए कि जब आप मशीनिंग करने जाएंगे तो ये टूल यहाँ है, तो अब तो ये कुछ काट नहीं रहा होगा क्योंकि इसका टिप जस्ट यहाँ है। आप जब मशीनिंग करेंगे तो आप इसे कुछ डिस्टेंस अंदर की ओर इंसर्ट करेंगे। जितना आपने डिस्टेंस अंदर की ओर इंसर्ट किया है ना, टिप ऑफ द टूल को वर्कपीस के अंदर जितना डिस्टेंस आपने इंसर्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस क्या कहला रहा होगा आपका? दिस डिस्टेंस यू विल बी कॉलिंग इट एज डेप्थ ऑफ कट। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं इसे ऐसा आगे मूव कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टूल यही है, इतना आपने एक बार अंदर घुसाया तो इतना तो डेप्थ ऑफ कट इस साइड के लिए है, लेकिन जैसे ही ये वर्कपीस रोटेट होके आएगा तो नेक्स्ट हाफ में क्या हो रहा होगा कि ये वाला डिस्टेंस इसके अंदर या ये वाला डिस्टेंस टूल को फेस कर रहा होगा, मतलब इसके जस्ट अपोजिट साइड टूल को फेस कर रहा होगा। मतलब ये भी आपका क्या होगा? इतना डिस्टेंस भी आपको क्या दिखेगा? डेप्थ ऑफ कट। मतलब डेप्थ ऑफ कट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट दोनों तरफ आ रहा होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, मेरे फिंगर को देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पर रखा है तो अभी तो ये वाला फेस मेरा आपके तरफ एक फेस दिख रहा है और टूल अभी मेरे तरफ है, लेकिन जब नेक्स्ट हाफ में ये रोटेट होगा तो क्या होगा? मेरा अगला साइड में क्या करेगा? टूल क्या करेगा? वर्कपीस को फेस करेगा। तो इट विल बी शोइंग द डेप्थ ऑफ कट इन बोथ द साइड। यहाँ पर क्या होगा? जब आप कटिंग करेंगे तो आपको इधर भी थोड़ा डेप्थ ऑफ कट दिखेगा, इधर भी थोड़ा डेप्थ ऑफ कट दिखेगा, और इस तरह से आप क्या कर रहे होंगे? कटिंग कर रहे होंगे। सो डेप्थ ऑफ कट को कैसे डिफाइन करते हैं? द डेप्थ बाय विच द टूल हैज पेनिट्रेटेड इनटू द सरफेस ऑफ वर्कपीस। द डेप्थ बाय विच द टूल हैज पेनिट्रेटेड इनटू द वर्कपीस। मतलब इसका यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी? mm होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? mm होगी। आपको ये बात समझ आ गया? सो इसका यूनिट क्या होगा? mm होता है। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फीड। क्या होता है फीड? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टूल फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्कपीस। व्हाट इज फीड वेलोसिटी? The velocity with which the tool is moving along the length of workpiece. What is depth of cut? Depth of cut is the distance or the depth by which the tool has penetrated into the workpiece. Hope all these terms are clear, because these terms will help you while we are solving the machining time for various operations. The next topic which we are going to see is machining time for various operation. So let's try to calculate the machining time for various operation. चलिए अब हम क्या करेंगे? मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारे जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन, कॉमन मशीनिंग ऑपरेशन है, उसके लिए हम लोग मशीनिंग टाइम हमेशा कैलकुलेट करेंगे। इसका प्रॉब्लम हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए टाइम क्या होता है? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस traveled by tool to that of speed of tool, या स्पीड को अगर आप स्पीड ना लिख के वेलोसिटी लिखेंगे तो आपके लिए और अच्छा।
तो आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टूल टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ टूल इज गिवन एज टाइम। वैसे भी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस टू दैट ऑफ स्पीड। अच्छा, तो यानी हमें अब ये देखना है कि टूल कितना डिस्टेंस कवर किया और किस स्पीड से टूल डिस्टेंस कवर किया। अब आप यानी ये लिखेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, t, दैट इज मैं डिस्टेंस को अगर l से रिप्रेजेंट करूं सो इट विल बी l टू दैट ऑफ व्हाट, फीड इनटू n, f इनटू n, क्योंकि f इनटू n क्या होता है, फीड इनटू RPM, ये आपको क्या बताता है, द वेलोसिटी विथ विच योर टूल इज मूविंग। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज योर व्हाट, tool velocity, f into n, that is what, tool velocity or velocity with which the tool is moving। so हमको यही करना है और समझना है कि हर किसी के लिए ये मशीनिंग टाइम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने ऑपरेशन जो लिया है वो है प्लेन टर्निंग ऑपरेशन, प्लेन टर्निंग ऑपरेशन। अच्छा, अब आप डिफाइन कर रहे हैं कि प्लेन टर्निंग क्या होता है। पहले तो आपको डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेन टर्निंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, इन प्लेन टर्निंग ऑपरेशन वी ट्राई टू रिड्यूस द डायामीटर ऑफ द वर्क पीस कीपिंग द लेंथ ऑफ वर्क पीस सेम। मतलब हम क्या करेंगे, उसके डाया को कम करेंगे और उसका लेंथ जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब आप इस चीज़ को समझ के देखिए बेटा कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ इनिशियल डाया होगा। सो लेट मी राइट d0, व्हाट इज दिस, दिस इज द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ जॉब या वर्क पीस। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं ये कितना था, तो ये 100 mm का था। अब आपको इसे रिड्यूस करना है तो आपको इसका फाइनल कुछ डाया चाहिए, तो मैं कहता हूं डाया फाइनल, डाया फाइनल सपोज व्हाट इज df, दिस इज द फाइनल डाया, फाइनल डाया, फाइनल डाया ऑफ जॉब, फाइनल डाया ऑफ जॉब। सपोज मैं कहता हूं आपको इसको रिड्यूस करके मुझे बताना है कि ये 30 mm का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आप एक बार सोचिए कि क्या आप 100 से 30 एक बार में मशीनिंग करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार में मशीनिंग करेंगे तो आपको एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल निकालेंगे तो आपको जितना ज़्यादा मटेरियल होगा तो उतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट होगा उतना ज़्यादा कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा। तो आपकी मशीनिंग, और जितना ज़्यादा कटिंग फोर्स बढ़ेगा उतना हीट जनरेशन ज़्यादा होगा, जितना हीट जनरेशन ज़्यादा होगा उतने जल्दी आपका टूल वियर आउट हो जाएगा। और जल्दी टूल वियर आउट हो रहा है यानी आपका प्रोडक्शन सिस्टम क्या होगा, इफेक्ट होगा, या प्रोडक्शन टाइम क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन क्या करें, या पूरा की पूरी जो 100 से 30 हमको आना है वो एक स्टेप पे आए। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे बार बार डिफरेंट स्टेप्स में काटना पड़ता है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कट। तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर क्या होगा, मैं समझता हूं कि जो मेरा टूल होगा एक बार में इतना अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मेरा टूल इतना अंदर पेनिट्रेट कर रहा है तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेप्थ ऑफ कट से। और यदि मेरा टूल इनिशियली यहाँ पर था मशीनिंग से पहले और मैंने उसे मूव कराया है इतना दूर अंदर, या जस्ट अगर बिगनिंग पे ही दिखाऊं तो ये कुछ इतना डिस्टेंस आया है, तो आप जानते हैं ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, जब वो वर्कपीस के एकदम पास आता है, दिस इज कॉल्ड एज योर अप्रोच लेंथ। और यदि ये लेंथ है वर्कपीस का, यदि मैं लेंथ ऑफ वर्कपीस L कहूँ तो ये अप्रोच है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा प्रोसेस तो यहाँ खत्म होना चाहिए था, लेकिन कोई भी चीज़ मोशन पे होती है तो इट टेक सम टाइम टू कम टू रेस्ट, और तो एकदम सडन रेस्ट पे नहीं आती। तो ऑब्वियसली आपका टूल कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया होगा, दिस इज कॉल्ड एज ओवर ट्रेवल, दिस इज कॉल्ड एज ओवर ट्रेवल। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा होगा।
एक स्पीड से n स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा। तो क्या होगा, पहले बार में अगर आपने टूल को, क्योंकि हम टूल को एक बार जब आप टर्निंग करते हैं तो टूल पे एक बार आप यहाँ टूल लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट आपका जो रहेगा ये रोटेट होते रहेगा। टूल को आप कैरियर्स से मोशन देते हैं। तो नेक्स्ट हाफ में अभी तो टूल यहाँ है, जब ये रोटेट होके नेक्स्ट बार में आएगा तो ये वाला पोर्शन टच में आएगा। बोले तो क्या, बोले तो आप जब एक बार कटिंग कर रहे हैं तो उसी समय क्या हो रहा होगा, इधर भी आपको क्या मिलता है, डेप्थ ऑफ कट मिलता है। यानी आप क्या समझ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका डी ओरिजिनल ये था, ठीक है, 100 mm था, तो इसके बाद वाला डाया D1 की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको निकालना है D1 तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा D ओरिजिनल माइनस 2D कर देंगे। 2D व्हाट इज D, डेप्थ ऑफ कट। तो हम क्या करेंगे, 2D क्यों किया, क्योंकि इधर भी D कटेगा और इधर भी D कटेगा, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग D ओरिजिनल माइनस 2D। वैसे ही अगर आपको सेकंड निकालना होता, इसके बाद वाला कौन सा डायमीटर बनेगा, अगर इसके बाद वाले डायमीटर को आप कैलकुलेट कर रहे होते तो आप लिखते D1 माइनस 2D, ऐसा करके आप इसे कैलकुलेट कर रहे होते और हर बार वो डिफरेंट डाया काट रहा होता। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ नंबर ऑफ कट कितने होंगे, नंबर ऑफ कट बोले तो कि जब आप उसके ओरिजिनल डाया से फाइनल डाया तक उसकी कटिंग कर रहे हैं तो आपको कितने स्टेप्स लगेंगे, कितनी बार आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, आप मुझे उसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो आप इसे क्या ये लिख सकते हो, डी ओरिजिनल माइनस डी फाइनल। ये तो वो अमाउंट है या उतना मटेरियल आपको रिमूव करना है, इतना मटेरियल आपको रिमूव करना है और एक बार में आप कितना मटेरियल रिमूव कर रहे हो, 2D। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कट का फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ कट कैसे निकाला, जितना मटेरियल आपको रिमूव करना है, कितना मटेरियल रिमूव करना है, डी ओरिजिनल माइनस डी फाइनल, और एक बार में आप कितना मटेरियल रिमूव कर रहे हो, दैट इज 2D। ऑब्वियसली ये जो डाया होता है जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, डी मैक्स लिखते हैं। डी मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम जितना हमारा टूल उसमें पेनिट्रेट कर सकता है, डी मैक्स जनरली लिखा जाता है। क्यों डी मैक्स लिखते हैं, क्योंकि डी मैक्स हमें ये बताता है मैक्सिमम डाया जितना आपका टूल इसके अंदर पेनिट्रेट करता है। तो आप चाहें तो इसे डी मैक्स भी लिख लें। ऑब्वियसली कोई भी टूल, अगर मैं इस पेन को भी इसके अंदर वर्कपीस के अंदर घुसाऊं तो कुछ ही दूर जाएगा, तो जितना डिस्टेंस वो पेनिट्रेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वी राइट इट एज व्हाट, वी राइट इट एट डी मैक्स। हम लोग इसे क्या लेते हैं, डी मैक्स लिखा जाता है। तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कट दैट इज डी ओरिजिनल माइनस डी फाइनल टू दैट ऑफ डी मैक्स। आपको ये बात समझ आई होगी। सो वी हैव कैलकुलेटेड द डी मैक्स, एट द सेम टाइम वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ स्टेप। बट अभी भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, आई नीड टू कैलकुलेट द टाइम। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक कट किए होंगे, एक कट का मतलब बताइएगा बेटा, एक कट का मतलब है कि आप डी ओरिजिनल से D1 पे शिफ्ट किए होंगे, आप डी ओरिजिनल से D1 पे शिफ्ट किए होंगे। जब आप डी ओरिजिनल से D1 पे शिफ्ट किए होंगे तो आप, या डी ओरिजिनल से D1 तक आपने काटा होगा, तो उसके लिए कितना समय लगा, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दैट। सो आप क्या लिखेंगे, टाइम पर कट, एक बार काटा, फर्स्ट कट पे आपको कितना समय लगेगा। अच्छा, टाइम कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ टूल। समझिए अब आप इस बात को, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। अगर डिस्टेंस ट्रेवल कोई मुझे बोले तो क्या मैं उसे केवल लेंथ ऑफ वर्कपीस लिखूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप मशीन कर रहे हो तो हर बार आप कुछ डिस्टेंस इसको पास ला रहे हो, कुछ आपका टूल ओवर जा रहा है, फिर आप पूरा टूल को वापस उस पोजीशन पे लाओगे। तो डिस्टेंस टूल जो कवर कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है, कंप्लीट डिस्टेंस है। मतलब आप लिखेंगे इसे अप्रोच लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस ओवर ट्रेवल टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ टूल। अगर आप स्पीड ऑफ टूल लिखेंगे तो स्पीड ऑफ टूल कैसे लिखाता है, दिस इज एफ, दिस इज स्पीड इनटू एन, दैट इज स्पीड। अब आप ये समझिए कि जब आप D1 पे होंगे, जब आप इनिशियली मशीन कर रहे होंगे, तो आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, n कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज वेरी एसेंशियल और स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं। देखिए, जब आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास फॉर्मूला है 1000v डिवाइडेड बाय पाई d। अब यहाँ इशू ये है कि आप d क्या लेंगे,
क्योंकि v तो आप चेंज नहीं करते हैं। मैंने आपको बार बार मशीनिंग समझाते हुए भी बताया था कि हम लोग वेलोसिटी को मशीन के दौरान कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो क्या होगा कि एक बार आपने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चॉइस कर लिया है तो इस वेलोसिटी को हम नहीं बदलते। तो हमारा बदलता क्या है, अगर कोई पूछे तो हमारा बदलता है ये डाया। आप देखिए, जब आप पहला स्टेप कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो ये डाया होगा आपका ओरिजिनल डाया। क्यों? क्योंकि आपने अभी क्या किया है, इसे चक पे होल्ड किया है, तो अभी मशीनिंग चालू नहीं हुआ है, तो अभी आपका चक किस चीज को रोटेट कर रहा है, ओरिजिनल डायमीटर को रोटेट कर रहा है। इस वजह से आप क्या लेंगे यहाँ पर, डी ओरिजिनल, और इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर रहे होंगे, स्पीड कैलकुलेट कर रहे होंगे। यानी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इसी के लिए लिखना चाहूं, सो आई विल राइट टाइम पर कट विल बी योर entire distance AP plus L plus over travel to that of feed. Now you can write it as what, 1000 F feed into velocity into pi into D original. दिस इज योर फर्स्ट कट। आप यहाँ ऐसा क्या करेंगे, ऐसा अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपने पहले वाले कट का या पहला वाला जो टाइम है आपका कैलकुलेट हो गया। अगर आपको कोई पूछे कि मुझे ये बताओ कि जब मैं सेकेंड बार काटूंगा, मतलब अब मेरा डाया क्या होगा, D2 होगा। मेरा फर्स्ट वाला डाया मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज D1। अब मेरे पहली बार कटिंग हो चुका है, मैं अब D ओरिजिनल से D1 पे शिफ्ट हो चुका हूं, तो मेरा सेकेंड जो मेरा टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप जब सेकेंड वाला टाइम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिस्टेंस रिमेन सेम, ये डिस्टेंस रिमेन सेम। तो लेट मी कॉल दिस एंटायर वैल्यू विथ सिंबल L1। तो इसलिए L1 लिख रहा हूं ताकि मुझे बार बार ये टर्म्स ना लिखना पड़े, तो मैं इसे L1 से रिप्लेस कर देता हूं। तो अगर मैं लिखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, L1, और ये L1 क्या है, अप्रोच लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ओवर ट्रेवल। सो L1 इंटू नीचे आएगा आपका 1000 इंटू फीड, ना आपने फीड पे बदलाव किया है ना ही वेलोसिटी पे बदलाव किया है। आपका नेक्स्ट वाले में कौन सा टर्म बदल रहा होगा, तो आपका बदलेगा केवल डायामीटर D1। वैसे ही आप अगर T3 कैलकुलेट करते तो आप T3 के लिए क्या लिखते, देखिए L इंटू पाई इंटू D2 इंटू 1000 F इंटू V, दैट इज V इज द वेलोसिटी। तो अगर आपको कोई बोले कि मुझे टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या लिखोगे आप, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन, जितना सारा टाइम होगा, जितना स्टेप होगा। और ये आप कैसे जानोगे, नंबर ऑफ कट से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसे लिखूं तो मुझे टोटल टाइम क्या दिखता है, मुझे टोटल टाइम अगर मैं लिख रहा हूं, आई कैन सी दैट इट इज L1 पाई डिवाइडेड बाय 1000 FV। ये तो टर्म कॉमन है, फिर क्या होगा, D ओरिजिनल, D1, D2, ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे क्या होंगे, डायमीटर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल टाइम ऑफ मशीनिंग पता चल जाएगा। बट दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल, ऐसा आप टाइम तब तक ही कैलकुलेट करेंगे जब आपका नंबर ऑफ कट क्या है, n की वैल्यू लेस देन 5 या इक्वल टू 5 है, 5 या 5 से कम है। मतलब आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट कट, सेकेंड, थर्ड, दिस विल बी D3 प्लस D4, 1 2 3 4 5, 5 के लिए आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। What we have to do, so this is the condition, this is applicable only when the number of step is less than or equal to 5। लेकिन यदि नंबर ऑफ स्टेप 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से टू सी दैट if your n is greater than 5, in that case you will be calculating total time as average time into number of cut।
एवरेज टाइम इंटू नंबर ऑफ कट। आप नंबर ऑफ कट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है डी ओरिजिनल माइनस डी फाइनल डिवाइडेड बाई 2d। तो वैसे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे आप नंबर ऑफ कट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डी एवरेज निकालेंगे इंटू नंबर ऑफ कट कर देंगे। लेकिन ये टी एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज टाइम कैसे निकालोगे मशीनिंग की, देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट टी एवरेज, हम लोग टी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल बी डायरेक्टली कैलकुलेटिंग टी एवरेज। आई एम राइटिंग इट हियर इन दिस साइड, यू कैन सी टी एवरेज। अगर मेरे को टी एवरेज कैलकुलेट करना है, सो मैं इसे लिखूंगा L, जो कि मेरा टोटल डिस्टेंस था, L डिवाइडेड बाय फीड कांस्टेंट था इनटू N एवरेज, and we will be having the value of N average. What is N? N is 1000 V to that of pi D average, pi D average. And how you will be calculating D average? D average कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? Let's try to see how we will be calculating D average. हम लोग डी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखते हैं। हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग डी एवरेज। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग डी एवरेज नथिंग बट डी ओरिजिनल प्लस डी एन माइनस 1 टू दैट ऑफ डिवाइडेड बाई 2। एन माइनस 1 क्यों, मान लो आपको 8 बार लगेंगे, 8 स्टेप लगेंगे, तो आप क्या लिखोगे, डी ओरिजिनल 8 इफ एन इज 8 स्टेप हैं आपके। तो डी एवरेज आप कैसे निकालोगे, आप डी एवरेज कैलकुलेट करेंगे डी ओरिजिनल प्लस डी 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर देंगे तो आपका एन एवरेज आ जाएगा और फिर आप उससे टी एवरेज निकाल देंगे। सो टी एवरेज इनटू नंबर ऑफ कट करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ मशीनिंग पता चल जाएगा। बात समझ आए। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है बेटा, ये फॉर्मूला नहीं, ये इस करस्पॉन्डिंग 8 के लिए मैंने ये चीज बनाया है। जनरल फॉर्मूला इज दिस। होप दैट इज क्लियर टू यू।